नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो उदय क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में समाज शास्त्र का सेशन कंटिन्यू कर रहे थे हम। समाज शास्त्र की प्राथमिक अवधारणा दैट मीन्स बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी वाला पार्ट अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो आपका लिया था हमने जाति वर्ग और शक्ति वाला, उसमें नेक्स्ट पार्ट जो है मैं डिस्कस कर रहा हूं, मतलब भाग 2 या पार्ट 2 के रूप में हम बात करने जा रहे हैं सामाजिक वर्ग की विशेषताओं के बारे में। ठीक है ना। तो आज की क्लास में देखिए, कल वाली क्लास में आपने समझा था, एक सेकेंड प्लीज कौन करते हैं, कल वाले सेशन में आपने देखा था जाति को। ठीक है, तो जाति से संबंधित प्रत्येक पक्ष को हमने डिस्कस किया था। आज के इस पार्ट में आप बात करोगे वर्ग की। क्लियर है ना। तो एकदम छोटा सा सेशन होने जा रहा है, मात्र 3 पॉइंटों में अभी सेशन को कवर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए ज्यादा लेंथी सेशन नहीं है, तो सेशन के बंदे रहिए एंड तक। अच्छा, इसमें जो शक्ति वाला पार्ट है इसको क्यों छोड़ दिया इस बार? तो शक्ति वाला पार्ट जो है दोस्तों, ये वाला पार्ट इसे नेक्स्ट टॉपिक में कवर करने वाले हैं, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग में अभी आपको दिखाने वाला हूं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो शक्ति ही है, पावर। क्लियर। तो जाति वर्ग एवं शक्ति, ये तीनों कॉन्सेप्ट को 3 पार्ट में, मतलब कि 3 लेक्चरों में कवर करने वाले हैं। तो जाति वाला कल वाले सेशन में हुआ था, वर्ग को आज एक छोटा सा लेक्चर लेकर के मैं कंप्लीट करने जा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। अच्छा, लेक्चर नंबर 24 ही होने जा रहा है। इससे पहले 23 लेक्चर हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के इस पूरे सब्जेक्ट की लिंक या कहें कि लेक्चरों को 1 बाय 1 करके पूरे सीरियल वाइज देख सकते हो आप लोग। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। ये आपके अन्य सब्जेक्ट है जिन्हें आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। इसके अलावा प्रज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल है, जहां पर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हो मेरे साथ में। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लियर है। ये सिलेबस है आपका, जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही है, यूनिट वाइज है पूरा। तो इसमें दोस्तों यदि आप देखते हो तो यूनिट 3 अभी हमारा चल रहा है, जिसमें यूनिट 3 का टॉपिक नंबर 6 चल रहा है, जाति वर्ग एवं शक्ति वाला ये टॉपिक है। तो जैसे मैंने अभी आपको कहा ना कि कल वाले सेशन में भी हम शक्ति पर सेपरेटली बात करने वाले हैं, तो जाति और वर्ग पर हमने ये 2 लेक्चरों के माध्यम से कंप्लीट कर लिया है। शक्ति वाले पॉइंट को यहां से स्किप करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे इसको। ठीक है ना। उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे क्लासेस। ठीक है, ज्यादा लेंथी नहीं है, सब्जेक्ट भी जल्दी कवर हो जाएगा। चलिए, ये एक क्वेश्चन है, इसे आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो। अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा मैंने आपको शुरू में बोला था ना कि 3 पॉइंटों में, मात्र 3 पॉइंटों में सेशन को कवर कर लेंगे, और बहुत इजी है, बहुत छोटा सा पार्ट है, ज्यादा लेंथी नहीं है, तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा। अच्छा, पहले पॉइंट में हम बात करेंगे, पॉइंट नंबर 1 में बात करने वाले हैं वर्ग होता क्या है। तो इसको एकदम सामान्य सी अवधारणा के माध्यम से समझेंगे, और साथ में एग्जाम के लिए कुछ परिभाषाओं को भी देखेंगे। ठीक है, तो वर्ग का अर्थ और परिभाषा सटीक रूप से देखने वाले हैं, कम से कम शब्दों में, कम से कम समय में इसको कवर करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2 में बात करेंगे इस वर्ग की विशेषताओं की, और पॉइंट नंबर 3 में हम बात करने वाले हैं कि वर्ग निर्माण के आधारों पर, मतलब कि किस आधार पर या किन किन आधारों पर वर्गों का निर्माण होता है। दैट्स ऑल। तो ये तीनों पक्षों को अच्छे से समझने के बाद में आप लोगों का जो वर्ड या कहें क्लास, इससे संबंधित एक भी डाउट आपके मस्तिष्क में नहीं रहेगा, और एग्जाम के लिए आप पूरी तरह तैयार रहोगे। इस टॉपिक को लेकर आप जितना चाहो उतना लिख पाओगे। टॉपिक बस एक बार लेक्चर अच्छे से देखिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपको एक एक पक्ष में आपको बेहतर तरीके से और व्यवहारिक रूप से समझाते हुए चलूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो लेते हैं वर्ग का अर्थ और परिभाषा वाला पहला पॉइंट। क्लियर है। पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वर्ग का अर्थ और परिभाषा के अंतर्गत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एकदम व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास कीजिएगा वर्ग एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, समाज में एक तो जाति होती है, जिसे आपने कल पढ़ा, लेकिन जाति की एक विशेषता बस याद रख लीजिए आप लोग, जाति का निर्धारण जो है जन्म के आधार पर होता है। जिस बच्चे का जन्म जिस जाति में होगा, अंततः वह उसी जाति का मेंबर बना रहेगा। सही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जाति का निर्धारण जन्म से होता है। अगर हम जन्म को छोड़ दें तो बाकी जितने भी आधार है, या ऐसा समझिए कि जन्म को छोड़ करके अगर कुछ लोग एक समूह बनाते हैं, तो उस समूह को हम वर्ग कहेंगे। किसी भी अन्य संदर्भ में, किसी भी अन्य कारण से, किसी भी अन्य आधार पर, जैसे आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वहां पर आप स्टूडेंट मिलकर के एक समूह बना लेते हैं, जिसे हम छात्र संघ कहते हैं। तो वो भी तो दोस्तों एक वर्ग हो जाता है ना। विद्यार्थियों का एक वर्ग हो गया। वहीं पर कुछ शिक्षकों का भी वर्ग बन जाता है, कुछ ऑटो है ना चालकों का वर्ग बन जाता है, डॉक्टरों का अपना खुद का एक वर्ग होता है। तो इस तरह से अपनी जो कुशलता है, कार्य क्षमता है, धन है, शिक्षा है,
किसी भी आधार पर जब कुछ लोग मिलकर के कुछ समूह बनाते हैं तो उस समूह को ही हम यहां पर वर्ग कहते हैं। और इसीलिए तो यहां कहा गया है, इसमें देखिए कि भारतीय समाज में वर्ग का सीधा सा अर्थ है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भ में व्यक्तियों का समूह या व्यक्तियों का अलग अलग समूहों में बटा होना। किस आधार पर? या तो सामाजिक आधार पर, या आर्थिक आधार पर, या राजनीतिक आधार पर। हाँ, धार्मिक आधार भी हो सकता है, और भी कई अन्य आधार हो सकता है, शैक्षिक आधार भी हो सकते हैं, कई सारे आधार हो सकते हैं। यहां पर सिर्फ एग्जाम्पल लिया गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार का। क्लियर? तो जन्म के अलावा किसी भी समानता के आधार पर यदि लोग एकत्रित होकर के समूह बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वो जो है एक वर्ग कहलाएगा। एग्जाम्पल में यहां पर दिया गया है, देखिए जैसे डॉक्टरों का वर्ग है ना, रिक्शा चालकों का वर्ग, व्यापारियों का वर्ग, लेखक वर्ग, इस प्रकार के कई सारे वर्ग हो सकते हैं समाज में। तो समाज में वर्ग को जाति मत समझ लीजिएगा, जाति एकदम अलग अवधारणा है, वर्ग एकदम अलग अवधारणा है। याद रखिएगा, जाति जन्म के आधार पर निश्चित होती है, लेकिन वर्ग जन्म के आधार पर निश्चित नहीं होता, बल्कि समाज में उस व्यक्ति की स्थिति के आधार पर निश्चित होता है कि व्यक्ति की समाज में क्या स्थिति है, पद क्या है, प्रतिष्ठा क्या है, उस आधार पर वह अपने व्यक्तियों का समूह ज्वाइन करता है और उसी आधार पर उसकी पहचान होती है। हाँ, एक समय, वो प्राचीन समय वो अलग था जब व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से की जाती थी, लेकिन आज वर्तमान में यदि आप देखते हो तो वर्तमान में व्यक्ति की पहचान उसकी जाति नहीं बल्कि उसका वर्ग है, कि वह किस वर्ग का समूह, किस वर्ग का सदस्य है। और वर्ग का निर्धारण किससे होता है, मैं आपको बता चुका हूं, उसकी पद प्रतिष्ठा मतलब उसकी स्थिति के साथ में जो है उसके वर्ग का निर्धारण होता है। अगर पैसा बहुत अच्छा है तो रिच पर्सन या रिच लोगों की वर्ग में शामिल होगा, यदि आप छात्र हैं, पढ़ते हैं, तो छात्रों के समूह में शामिल हो जाएंगे, वगैरह अलग अलग। क्लियर हो ना? चलिए इसमें अब कुछ दो परिभाषाएं भी देख लेते हैं ताकि एग्जाम्पल देने में आपको सुविधा हो और एग्जाम में लिखने में आपको सहूलियत हो। परिभाषाओं के अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं ओकबर्न महोदय की, ओकबर्न व निम्कोफ की। ठीक है, ओकबर्न व निम्कोफ की दोनों दो परिभाषाओं पर बात करेंगे, और चूंकि हम समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं इसलिए सामाजिक वर्ग की ही बात करेंगे दोनों परिभाषाओं में। और अब समाजशास्त्र में आपको परिभाषा भी देनी है, एग्जाम्पल भी देना है, तो किसका देना पड़ेगा? समाज का देना पड़ेगा ना, तभी तो जाकर के आपको प्रश्न जो है आंसर राइटिंग थोड़ी इफेक्टिव हो पाएगी। ठीक है, तो ओकबर्न व निम्कोफ ने परिभाषा दी है सामाजिक वर्ग पर। उन्होंने कहा है कि एक सामाजिक वर्ग जो है उन व्यक्तियों का योग या समूह है। ध्यान से सुनना, क्या कहा इन्होंने कि एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों का समूह है जिसकी आवश्यक रूप से समाज में एक सी सामाजिक स्थिति होती है। समाज में जो वर्ग है वो उन व्यक्तियों का समूह है जिन व्यक्तियों की उस समाज में स्थिति एक जैसी होगी। मतलब एक ही समाज में अगर लोगों की स्थिति अलग अलग है तो वहां पर अलग अलग वर्गों का निर्धारण हो जाएगा, वर्ग बन जाएंगे। क्लियर हो पा रहा है? जैसे एक समाज में कुछ शिक्षित लोग हैं तो वहां पर दो वर्ग सिंपल से बन जाएंगे, एक शिक्षित लोगों का वर्ग और एक अशिक्षितों का वर्ग। वहीं अगर उस समाज में कुछ धनी लोग हैं और कुछ गरीब लोग हैं तो वहां पर भी दो वर्ग अपने आप बन जाएंगे। क्लियर हो पा रहा? तो इसी प्रकार से उस समाज में जो स्थिति है उसकी वो स्थिति ही उस व्यक्ति का वर्ग का निर्धारण कर देती है। यही ओकबर्न और निम्कोफ महोदय का बोलना है। इसके अलावा एक मैकाइवर और पेज महोदय की भी एक परिभाषा है, देख लीजिएगा, इसको भी बहुत अच्छी परिभाषा ये भी। इन्होंने कहा है कि सामाजिक वर्ग जो है समुदाय का कोई हिस्सा है। समुदाय का मतलब समाज का एक हिस्सा है जो सामाजिक स्थिति है ना, उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग से दृष्टिगोचर होता है। मतलब कि वर्ग का निर्धारण होता है, किस वर्ग में उसको जाना है, उसकी सामाजिक स्थिति ये तय करती है। तो ये दो परिभाषाएं क्लियर है। ओकबर्न और मैकाइवर की नाम भी इजी है, समाजशास्त्र में प्रारंभ से आप लोग इन दोनों नामों को पढ़ते आ रहे हैं तो कोई ज्यादा डिफिकल्टीज इसमें नहीं होगी। क्लियर है? तो यहां से आपको जिस तरह से मैंने आपको एक व्यवहारिक अर्थ समझाया है उसी व्यवहारिक पक्ष के रूप में ही आपको यह पॉइंट याद रखना है कि वर्ग एक्चुअल में होता क्या है। सैद्धांतिक जो भाषा है आपको जहां लिखना है एग्जाम में उसकी व्यवस्था ही मैंने आप लोगों के लिए की है। बस मेरी जो स्ट्रेटेजी उसको फॉलो करेंगे आप लोग तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। व्यवहारिक रूप से आपका मस्तिष्क पूरी तरह परिपक्व हो जाएगा है ना, उस विशेष टर्म को लेकर के कि एक्चुअल में टर्म क्या है।
वो लिखना कैसे है वो एक अलग तरीका, लिखना कैसे उसके लिए मैं आपके लिए ये वर्ड देके जा रहा हूं, ये शब्द देकर जा रहा हूं। करना क्या है, कुछ नहीं, जिस तरह से मैंने आपको व्यवहारिक रूप से जो जिन व्यवहारिक शब्दों की से चर्चा कर रहा हूं मैं आपके साथ में, उन्हीं शब्दों के साथ आपको ये सब कुछ याद रखना है। अच्छा, करना क्या एग्जाम, तो एग्जाम के जस्ट पहले इसी पीडीएफ का रिवीजन लगाना है आप लोगों को। उससे क्या होगा, ये सारे शब्द वापस से आपके अंदर रिमाइंड हो जाएंगे, लिखने की एक विशेष स्ट्रेटेजी आपके अंदर आ जाएगी, लिखना कैसे है और क्या लिखना है। इसीलिए कहता हूं चाहे सब्जेक्ट जरूरी नहीं समाज शास्त्र, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी विषय हो, आपको पढ़ना दो तरीके से चाहिए। एक सैद्धांतिक तरीका होता है और एक व्यवहारिक तरीका होता है। व्यवहारिक रूप से पहले उस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे समझिए, है ना, रियल लाइफ में अप्लाई करके देखिए कि वास्तविक रूप से इसमें होता क्या है। उसके बाद में एग्जाम के दृष्टिकोण से, उस एग्जाम में तो आप प्रोफेशनल लैंग्वेज के साथ लिखोगे ना, तभी तो नंबर अच्छे मिलेंगे। तो उसके लिए आपको रिविजन लगाने की आवश्यकता होती है, और जो ये यहां पर जो डिफिकल्टीज होती है वो भी मैं खत्म कर देता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा लेंगे हम पॉइंट नंबर 2, और पॉइंट नंबर 2 में बात करने वाले हैं वर्ग की विशेषताओं की। अभी ये समझ लीजिए कि तीनों पॉइंट तक वर्ग का अर्थ चलता रहेगा आपकी व्यवहारिक लैंग्वेज के लिए। अभी वर्ग समझे नहीं आप लोग, वर्ग का एक सामान्य सी अवधारणा समझ लिया आप लोगों ने, लेकिन जैसे ही आप वर्ग की विशेषताओं को समझोगे तो वर्ग के अर्थ में और कुछ पॉइंट ऐड हो जाएंगे। जब आप वर्ग के निर्धारण वाले पॉइंट समझोगे तो आप वर्ग को और अलग नजरिए से समझने लग जाएंगे। इसलिए पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 में हम विशेषताओं की बात करने वाले हैं कि वर्गों की विशेषताएं क्या होती है। तो आइए पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं और जरा बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या इसकी विशेषताएं हो सकती हैं। तो पॉइंट नंबर 2 में पॉइंट नंबर 1 लेते हैं और देखते हैं क्या है सबसे पहली विशेषता, वर्ग चेतना। क्या है, वर्ग चेतना। अच्छा, क्या होती है वर्ग चेतना? भाई वर्ग चेतना का सिंपल सी कहानी यह है कि चाहे वर्ग कोई सा भी हो, चाहे वो रिच पर्सन वाला वर्ग हो, मतलब धनी लोगों का वर्ग हो, या गरीब लोगों का वर्ग हो, शिक्षित का हो, अशिक्षित का हो, विद्यार्थियों का हो, शिक्षकों का हो, या किसी का भी वर्ग हो सकता है, उस वर्ग में उसका सामाजिक पद और प्रतिष्ठा दूसरे वर्गों की अपेक्षा कम या अधिक होता है, और ये बात वह वर्ग का सदस्य अच्छे से जानता है। इसी को हम वर्ग चेतना कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के सदस्य को यह पता होता है कि समाज में उसका स्थान अन्य वर्ग के लोगों से या तो ऊंचा है या फिर नीचा है। यह बात बेहतर तरीके से वर्ग का सदस्य जानता है, इसी को हम बोलते हैं वर्ग चेतना। यह इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषताओं में ऊंच नीच की भावना। एक वर्ग का सदस्य दूसरे वर्ग के सदस्यों से ऊंच नीच की भावना रखता है। क्यों रखता है? पहला वर्ग उसका जिम्मेदार है वर्ग चेतना वाला, होता है ना ऐसा। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 पे बात कर सकते हैं सामाजिक संबंधों की सीमितता। सामाजिक संबंधों की सीमितता क्या मतलब हुआ इसका? सामाजिक वर्गों में जो संबंध होते हैं, आपसी संबंध जो होते हैं, वो एक जैसे नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। एक वर्ग का कोई व्यक्ति है, उसका अपने ही वर्ग के सदस्य से जो संबंध होगा वो घनिष्ठता का होगा, लेकिन वहीं जब वो दूसरे वर्ग के व्यक्ति के साथ, है ना, बात करेंगे तो वह दूसरे वर्ग के व्यक्तियों से दूरी, सामाजिक दूरी बनाकर रखेगा। ये इसकी तीसरी विशेषता है। चौथे पॉइंट की बात करें तो खुला मार्ग है। खुला मार्ग, खुला मार्ग का मतलब क्या हुआ? अरे आपको कोई जन्म, किसी एक विशेष वर्ग में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, विशेष वर्ग में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए वर्ग व्यवस्था को खुला व्यवस्था, खुलापन कहते हैं, खुली व्यवस्था कहते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग का, अगर मान लेते किसी निम्न वर्ग का व्यक्ति है और उसके अंदर योग्यता है, वो बहुत अच्छा शिक्षित हो चुका है, वो सफल हो चुका है, या फिर कभी कभी बाय लक वो निम्न वर्ग से निकल करके उच्च वर्ग में आ सकता है, ऊंचे वर्ग में आ सकता है। इसीलिए कहा गया ये वर्ग व्यवस्था जो है वो खुली व्यवस्था है, ये निश्चित नहीं करती। व्यक्ति अपने वर्ग में कभी भी परिवर्तन कर सकता है अपनी योग्यता के आधार पर, सफलता आदि आदि के आधार पर। इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 5 में जरा देख लीजिए और इसी के साथ में विशेषताओं को भी कंप्लीट कर लेते हैं। जन्म का महत्व नहीं होता। वर्ग व्यवस्था में जन्म का महत्व नहीं होता, तो प्रारंभ से ही आप समझते आ रहे हैं। पहला शब्द ही मेरा यह था कि जहां जन्म की बात आए मतलब समझ जाइए जाति है वो, जहां जन्म नहीं हो और फिर भी लोगों का समूह हो तो वो क्या है? वर्ग है। इसमें जन्म का महत्व नहीं होता, इसमें जन्म का महत्व नहीं होता। वर्ग व्यवस्था का कोई भी संबंध जन्म से नहीं होता, बल्कि व्यक्ति अपनी कुशलता से, अपनी शिक्षा से, अपने धन के आधार पर, है ना, अपनी योग्यता के आधार पर वर्ग को निश्चित करता है, उस वर्ग में प्रवेश करता है। ये 5 पॉइंट हैं, 5 बिंदु है जिन्हें आपको वर्ग व्यवस्था के अंतर्गत लिख सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो।
इसके आंसर राइटिंग करते में। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट क्या था? अभी तक हमने बात की वर्ग की, वो वर्ग की विशेषताओं की। अब तक हम जो है वर्ग के बारे में बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। अब हमें थोड़ा सा ये देखना है कि जिस वर्ग की हम बात कर रहे हैं ना, जहां हमने की योग्यता, शिक्षा आदि आदि है ना, धन आदि आदि, इसके आधार पर जो है व्यक्ति कभी भी अपने वर्ग को चेंज कर सकता है। अब हमें यह समझना है कि जिन वर्ग की हम बात कर रहे हैं उन वर्गों का जो निर्माण होता है किन आधारों पर होता है या किन किन आधारों पर होता है। अब ये व्यवहारिक रूप से तो समझ चुके हैं कि व्यक्ति धनी होगा तो है ना ऊंचे लोगों अमीर लोगों के ग्रुप में चला जाएगा, उसके वर्ग में शामिल हो जाएगा। शिक्षित होगा तो शिक्षितों के समूह में शामिल हो जाएगा। ये ठीक है, लिखना कैसे है, लिखेंगे क्या? कुछ जैसे हम समझ रहे हैं, अगर ऐसे लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसके लिए भी तो कुछ पॉइंट चाहिए ना आप लोगों को। यही बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर थर्ड में, जिसमें बात करेंगे वर्ग निर्माण के आधार, एक प्रोफेशनल लैंग्वेज। आइए तो पॉइंट नंबर थर्ड पे मूव करते हैं, पॉइंट नंबर थर्ड पे चलते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड में लेते हैं पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? संपत्ति और आय। ठीक है, व्यक्ति किस वर्ग का सदस्य बनेगा, इसमें उसकी संपत्ति और उसकी इनकम, आय बहुत महत्व रखती है। अगर उसके पास संपत्ति ज्यादा है, उसकी इनकम ज्यादा है, तो वो उन्हीं लोगों के ग्रुप में शामिल होगा, उन्हीं लोगों के वर्ग में शामिल होगा जिन लोगों की संपत्ति या आय ज्यादा होगी। धन संपत्ति या आय व्यक्ति को एक निश्चित सामाजिक स्थिति प्रदान करती है। सही है ना? जो व्यक्ति के पास में संपत्ति या उसकी इनकम होती है वो उसको उसमें समाज में एक विशेष स्थिति प्रदान करती है, जिनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित वर्ग का सदस्य बन जाता है। इसलिए एक व्यक्ति का जितना अधिक अधिकार, संपत्ति, धन आदि आदि होगा, उसे उतना ही ऊंचा वर्ग मिलेगा, उसने ऊंचे वर्ग में सदस्यता मिलेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी वर्ग का एक निश्चित आधार उसकी संपत्ति और आय हो सकती है। उसी प्रकार से पॉइंट नंबर 2 में बात कर सकते हैं परिवार और नातेदारी। हाँ, परिवार और नातेदारी भी बहुत महत्व निभाती है एक वर्ग के लिए, क्योंकि परिवार और नातेदारी का एक बड़ा स्थान होता है समाज में, होता है ना। और हर एक समाज में हर एक परिवार नातेदारी का एक जैसा स्थान नहीं होता, अलग अलग होता है। क्योंकि वर्ग निर्माण के संबंध में परिवार तथा नातेदारी का महत्व अलग अलग समाजों में अलग अलग हो सकता है, परंतु समाजों में परिवार तथा नातेदारी का महत्व कम होता है। क्या कहा गया है? समाज में परिवार और नातेदारी का महत्व कम होता है, क्योंकि ऐसे समाजों में व्यक्तिगत योग्यता, कुशलता को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए मुक्त समाजों में परिवार तथा नातेदारी के आधार पर वर्ग का निर्धारण बहुत कम होता है। तो यहां पर समाज भी दो प्रकार की हो सकती है। यहां पर समाज भी दो प्रकार की हो सकती है ना। एक समाज में परिवार या नातेदारी का महत्व ज्यादा होगा, तो दूसरे समाज में उसका स्थान उससे कम या ज्यादा हो सकता है। कम ज्यादा है, एक में से ज्यादा है तो दूसरे में कम हो सकता है, और उसी आधार पर वर्ग का निर्धारण होता है। तो एक प्रकार से हम सिंपल शब्दों में कहें तो इस बिल्कुल समझ सकते हैं कि समाज के अंदर परिवार और नातेदारी भी एक व्यक्ति के वर्ग के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 3 में आप देख सकते हैं व्यवसाय की प्रकृति। आप किस प्रकार का व्यवसाय करते हैं और उसी प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों के साथ आप शामिल हो जाते हैं, अपने आप वर्ग बन जाता है। अरे अगर आप स्टूडेंट हैं तो लेबर यूनियन थोड़ी ना ज्वाइन कर लोगे आप, मजदूर संघ थोड़ी ना ज्वाइन करोगे आप, छात्र संघ को ही ज्वाइन करोगे ना। यदि आप स्टूडेंट है तो आप छात्र संघ जो बनेगा उसको ज्वाइन करोगे, तो आप छात्र संघ के सदस्य बनोगे। सही है, मजदूर संघ के सदस्य नहीं बनोगे ना। तो यही तो कहने का अर्थ है, व्यवसाय की प्रकृति, आप कैसा व्यवसाय करते हैं उसके आधार पर आपका समाज में वर्ग में जो है आपकी एंट्री हो जाती है। यदि आप कोई गाड़ी ड्राइविंग करते हो तो आप ड्राइवर वर्ग में शामिल हो जाओगे। यदि आप किसी क्लर्क में काम कोई जो है जॉब करते हो, है ना, क्लर्क हो तो क्लर्क वाले वर्ग में शामिल, डॉक्टर हो तो डॉक्टर वाले वर्ग में, आदि आदि। इसी तरह से पॉइंट नंबर 4 में हम शिक्षा को ले सकते हैं। शिक्षा अपने आप समाज में दो वर्गों का निर्माण कर देती है, एक शिक्षित वर्ग और एक अशिक्षित वर्ग, है ना। और पॉइंट नंबर 5 में अंतिम रूप से बात करते हैं तो धर्म। जी हाँ, एक धर्म भी वह पक्ष हो सकता है जिसके आधार पर वर्ग का निर्माण होता है। जिस समाज में धर्म का सामाजिक महत्व अधिक है, अब देखिए ना, हर समाज में धर्म का महत्व कम ज्यादा है ना, एक समान तो नहीं है। कोई समाज धर्म को ज्यादा फोकस करती है, कोई कम।
तो जिस समाज में धर्म का महत्व ज्यादा है उनमें धार्मिक विश्वासों के आधार पर अलग वर्गों का निर्माण हो जाता है। लेकिन जब आधुनिक समाज की बात करते हैं, आधुनिक मुक्त समाजों की बात करते हैं, तो उसमें धर्म का महत्व तो कम ही होता है। इस कारण से वर्ग निर्धारण के आधार पर धर्म की प्रधानता जो है वहां इस वर्ग में कम हो जाएगी, और जो समाज ज्यादा धर्म को मानती है उसमें धर्म की प्रधानता ज्यादा हो जाएगी, लेकिन वर्ग तो दोनों में ही होंगे। ठीक है, तो इस तरह से वर्ग का निर्धारण कई आधारों पर हो सकता है। उनमें से 5 आधार मैंने आपको देने का प्रयास किया है, और ये बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि यही 5 आधार हो सकते हैं। इसके अलावा कई आधार हो सकते हैं जिनके आधार पर ग्रुप बनते हैं, वर्ग बनते हैं, क्लास बनती है। तो क्लास बनने, अब देखिए क्या होता है ना कि जब रिवीजन नहीं लगाओगे तो आप अपनी ओर से कुछ भी ठोक करके आओगे। अब वहां पर हो सकता 5 पॉइंट आपने दिए, उसमें से 3 सही थे, 2 गलत हो गए, प्रॉब्लम हो गई। ये गलती नहीं करना है। ठीक है, रिवीजन पीडीएफ से जरूर लगाना है। जी हाँ, बस इतना ही टॉपिक था आज, बस यहीं तक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं शक्ति की, पावर की। लेक्चर नंबर 25 में पावर की बात करेंगे। अच्छा, सेशन हेल्पफुल हो रहा आप लोगों के लिए ना? कमेंट ऑन कर दिया करें तो थोड़ा सा मोटिवेशन मेरा भी बना रहेगा कि हाँ मैं सही दिशा में काम कर रहा हूं आप लोगों के लिए। और यदि आप इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना चाहते हो, कुछ और दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, तो भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो सब्जेक्ट का नाम, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो आप लोग। आवश्यकता हुई तो इसके साथ में उस सब्जेक्ट को भी रन कर लेंगे, है ना। बताते रहिएगा फर्स्ट ईयर में आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। हेल्पफुल हो रही क्लासेस आप लोगों के लिए, लाइक कर दिया करें, लाइक करते हैं। साथ ही साथ में अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जुड़ जाए हमारे साथ में, ताकि आपको जो है हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलना प्रारंभ हो जाए। और नोटिफिकेशन के लिए आप जो है व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन डाले जाते हैं, क्लास की अपडेट डाली जाती है। ठीक है, डेली क्लास की अपडेट डाली जाती है। मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।